हेलो बेटा। आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। मेमोरी में आपके फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का जो पेपर है उसमें 4th यूनिट की मैं बात करूंगी, जिसमें हम बात करेंगे मानव स्मृति का शरीर रचना विज्ञान। मानव स्मृति का शरीर रचना विज्ञान। यहाँ हम मेमोरी की बात कर रहे थे। मेमोरी, स्मृति। तो यहाँ स्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है। स्मृति हमारी एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो भूतकाल की अनुभूतियों को वर्तमान चेतना में लाती है। भूतकाल की जो अनुभूतियां हैं उनको वर्तमान चेतना में लाया जाता है। जिस विषय वस्तु को हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उन विषय वस्तु की हमने इनकोडिंग की है। इनकोडिंग करके उसका स्टोर किया है, स्टोरेज में डाला है, और इसके बाद जब हमको आवश्यकता होती है तो हम उसका रिकॉल करते हैं। ये जो रिट्रैवल तक की है, पहली पोजीशन आपकी है इनकोडिंग, दूसरी स्टेज है स्टोरेज, तीसरी स्टेज है रिट्रैवल। जब हम रिट्रैवल कर देते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमारी स्मृति सही है, क्योंकि मैंने जो स्टोर किया था उसको मैंने रिकॉल किया। और ये पूरी क्रिया, पूरी प्रोसेस हमारी मानसिक स्तर पे होती है। इसको हम फिजिकली नहीं देख सकते। ये सारी क्रियाएं हमारी मानसिक स्तर पे होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि स्मृति एक मानसिक क्रिया है जो भूतकाल की अनुभूतियों को, जो हमारी भूतकाल की अनुभूतियां हैं, उनको वर्तमान चेतना में लाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो मैंने एक्वायर किया था, जो हमारी एक्सपीरियंस एक्वायर हुए थे, उसका सीधा मैंने यूज कर डाला। और सीधा यूज करना ही क्या है, आपकी मेमोरी है। यहाँ जो लर्निंग है, लर्निंग की भी मैं वहाँ बात करूँगी। तो जो लर्निंग है उसका संबंध जो है नई सूचनाओं को लेने से है, और स्मृति का संबंध उन सूचनाओं की स्टोरेज से होता है। यहाँ मैं एनग्राम की बात करूँगी, क्योंकि एनग्राम दैहिक प्रक्रमों से इसका संबंध होता है, जो अधिगम और स्मृति का एक बेस माना गया है। इसको पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो एनग्राम से मतलब है, तात्पर्य है ऐसे दैहिक परिवर्तन से जो अधिगम और स्मृति का एक बेस तैयार करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रैवल, ये जो 3 प्रोसेस आपकी मेमोरी के होते हैं, ये 3 प्रोसेस होते हैं। इसी के द्वारा जो हमारा स्टोरेज है वो आपका STM और LTM दोनों में होगा। शॉर्ट टर्म्स मेमोरी और लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में दोनों में होगा। और दोनों में होने के लिए हम जब भी स्टोर करते हैं तो 2 पार्ट में करते हैं, क्योंकि जब मैंने किसी सूचना का कोड संकेतन किया, इनकोडिंग की, तो उसके बाद उसका स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मैंने सूचना को पहचानने के लिए मैंने क्या किया था, उसका सिलेक्शन किया था। सिलेक्शन मैंने जो किया था वो मानसिक स्तर पे किया था, क्योंकि प्राणी अपने अनुभवों से सीख रहा है, अनुभवों से कुछ एक्वायर कर रहा है, उसे ही उसने इनकोड कर रखा है। तो जो वो अपने अनुभवों से इनकोड करता है, वो इन सभी में जो उसके अनुभव होते हैं एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम सभी सूचनाओं पर संपूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते। हम सभी सूचनाओं पर संपूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते। कुछ ही ऐसी सूचनाएं होती हैं, सेलेक्टिव होती हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं। और जब हम ध्यान देते हैं किसी सूचना पर, तभी हम उसे इनकोड कर पाते हैं, तभी हम उसकी इनकोडिंग कर पाते हैं। तो इनकोडिंग के लिए ज़रूरी है कि हम उस सूचना पर पूर्ण रूप से ध्यान दें, और जब हम सूचनाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं तभी उसकी इनकोडिंग हो पाती है। इसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं, उस विशेष सूचना का हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए स्टोर कहें तो स्टोर करने से पहले ये ज़रूरी है कि हमारी सूचनाएं इनकोड की गई हों। इसके बाद स्टोर करना, ये प्रोसेस इनकोडिंग के बाद ही आता है, क्योंकि जब तक रजिस्टर नहीं होगा, सूचनाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा,
तब तक हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोर के लिए ज़रूरी है कि हम सूचनाओं को इनकोड करें, और इनकोडिंग के बाद जो हमारे अनुभव होते हैं, ये अनुभव न्यूरॉन के माध्यम से स्नायविक प्रतिनिधित्व के द्वारा संचित किए जाते हैं। ठीक, इस यहाँ ध्यान देना है कि हमारी स्टोरेज जो होती है वो कम समय के लिए भी हो सकती है, अधिक समय के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि स्टोर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 चरणों में होता है, 2 स्टेप में किया जाता है। पहला है आपका अल्पकालीन, दूसरा है दीर्घकालीन। मीन्स कि कम समय के लिए या अधिक समय के लिए, वो शॉर्ट टर्म्स टाइम होगा या लॉन्ग टाइम होगा। तो यहाँ अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें, तो यहाँ जो हमारा शॉर्ट टाइम स्टोरेज होता है, उसमें हम कुछ ही सूचनाओं को संचित कर पाते हैं, कुछ ही सूचनाओं को हम स्टोर कर पाते हैं। ये नहीं होता कि जो शॉर्ट टाइम स्टोरेज है उसमें हम ढेर सारी सूचनाओं को सेलेक्ट कर लें या ढेर सारी सूचनाएं कलेक्ट करके रख लें, नहीं पॉसिबल है। तो शॉर्ट टाइम जो आपका होता है स्टोरेज, उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो सीमित होती हैं और इनकी क्षमता भी सीमित होती है। लेकिन जब हम इसका रिहर्सल करना शुरू करते हैं, जब हम इसका रिहर्सल करना शुरू करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ आपके मेमोरी के टाइप्स भी वहीं दिए गए हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म्स मेमोरी, लॉन्ग टर्म्स मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी से सूचनाएं आपकी शॉर्ट टर्म्स में जाती हैं। शॉर्ट टर्म्स में जो सूचनाएं होती हैं, जब हम उनका बार बार अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो बार बार अभ्यास के बाद जो कुछ न कुछ हमारी ब्रेन में स्नायविक क्रियाएं होती हैं, न्यूरॉन्स के माध्यम से ये सूचनाएं जाती हैं आपकी सिनेप्टिक क्लस्टर में, जहाँ पर की सूचनाएं संचित होने लगती हैं और ये सूचनाएं अब बार बार अभ्यास के कारण लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि जो आपने अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए जो आपने विषय वस्तु को स्टोर करके रखा है, जब ऐसे विषय वस्तु पर बार बार रिहर्सल शुरू हो जाता है, पूर्वाभ्यास शुरू हो जाता है, तो ऐसे जो आपकी सूचनाएं होती हैं वो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बस आपको जानना है कि स्टोरेज हमारा 2 पार्ट्स में होता है या 2 स्टेप में होता है, जहाँ अल्पकालीन में सीमित सूचनाएं होती हैं और दीर्घकालीन जो आपके स्टोरेज होते हैं उसमें आपकी अधिक सूचनाएं होती हैं अल्पकालीन की अपेक्षा। लेकिन अगर हम इसे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको बढ़ाने के लिए हमें अपने दीर्घकालीन स्टोर को अगर बढ़ाना है तो उसमें हमें पूर्वाभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी बार बार अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा हम अपनी स्मृति को, जो सूचनाएं हैं, स्मृति में जो सूचनाएं हैं उसको लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके बाद रिट्रैवल। रिट्रैवल, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रैवल की मैंने बात की थी। यहाँ रिट्रैवल जो है वो आपका मेमोरी का लास्ट स्टेप आता है, जहाँ पे मैंने जो सूचनाएं इनकोड कर रखी थी, जो सूचनाएं इनकोड कर रखी थी, इनकोड करने के बाद मैंने उसको स्टोर किया, चाहे मैंने लॉन्ग टाइम से स्टोरेज किया या शॉर्ट टाइम से स्टोरेज किया, स्टोर किया मैंने उसे। स्टोर करने के बाद जब हमको आवश्यकता होती है, जब हमको लगता है कि अब ये सूचना मुझे प्राप्त कर लेनी चाहिए, या जिस समय हमें किसी विशेष सूचना की आवश्यकता होती है, तो हम मानसिक तौर पे वैसी सूचनाओं को ढूंढने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले मैंने सूचना को इनकोड किया, इनकोड करने के बाद मैंने उसे स्टोर किया। स्टोरेज, स्टोरेज आपका शॉर्ट टाइम्स भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम्स भी, दोनों स्टेप में होता है, जिसे मैंने कहा कि आप रिहर्सल के द्वारा इसको बढ़ा भी सकते हो। रिट्रैवल में क्या होता है कि हमारी जो सूचनाएं स्टोर की गई हैं उनमें से हमें जिस सूचना की आवश्यकता होती है, हम उन सूचनाओं को
जिस सूचना की हमको आवश्यकता है, हम उन सूचनाओं को मानसिक तौर पे ढूंढना शुरू करते हैं। कहाँ ढूंढेंगे? स्टोरेज में। ठीक है, तो रिट्रैवल आपका वह प्रोसेस है जो स्टोर की गई सूचनाओं को दोबारा प्रकट कर देता है, बाहर निकाल देता है, रिट्रैवल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ जो सूचनाएं पहले आपकी इनकोड की गई हैं, वह अगर रिकॉल हो गई तब तो आपकी स्मृति हुई। लेकिन अगर रिकॉल करने में आप असमर्थ रहे, जिस सूचना को आपने इनकोड किया था, स्टोर भी किया, और स्टोर करने के बाद जब आप रिट्रैवल करना चाह रहे हो, उस सूचना की खोज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो उन सूचनाओं को, सूचनाएं नहीं मिली है, आप उसे रिट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो कंडीशन है कि सूचनाओं को आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो या रिकॉल करने में आप असमर्थ अनुभव कर रहे हो, इस स्थिति में हम व्यक्ति जो होता है उसमें आत्मगत रूप से एक तरह का अनुभव ये होता है कि सूचना तो संग्रहित है, सूचना को मैंने रखा था, स्टोर किया था, लेकिन हम इसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो रिकॉल न करना एक तरह की फॉरगेटिंग होती है। यहाँ फॉरगेटिंग में भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिसको मैंने स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद इनकोडिंग किया था, स्टोर किया, स्टोर करने के बाद जब मैं रिट्रैवल करना चाह रही हूँ तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सूचना मैंने कहीं तो सुना था, कहीं तो देखा था, ऐसी फीलिंग आती है। तो जो कहीं तो देखा था, कहीं तो ऑन स्पॉट आप उससे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर उससे संबंधित कोई स्टिमुलस अगर आपके सामने आ जाता है तो तुरंत याद आए। जैसे किसी की घड़ी को देखा, अपनी घड़ी याद आ गई, किसी की गाड़ी को देखा, अपनी गाड़ी याद आ गई। तो यहाँ पे किसी की घड़ी को देखना, अपनी घड़ी का याद आना, यहाँ किसी दूसरे स्टिमुलस को देकर के आप अपनी स्टिमुलस को रिकॉल कर पा रहे हो, तो उससे संबंधित जो सूचनाएं होती है वो रिकॉल हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कहते हैं कि याद है, सब कुछ है, पता है, बट कह नहीं पा रहे हैं। माइंड में ये फीलिंग आ रही है कि इसको ऐसे, ये स्टिमुलस है तो इसका ये नाम है, लेकिन हम उसे कह नहीं पाते हैं, और माइंड में पूरी तरीके से वो सूचना आपकी बनी हुई है। तो उस ऐसी घटना को कहा जाता है TOT, टिप ऑफ द टंग, जीभ के नोक की घटना। जीभ के नोक की घटना। तो यहाँ TOT जो होता है, टिप ऑफ द टंग, ये वो समय होता है जिस समय कि हम सूचनाओं को इनकोड भी किए हैं, स्टोर भी करके रखा है। रिट्रैवल की टाइमिंग जब हम उसे रिकॉल करना चाह रहे हैं, तो वो सूचना मैंने विषय वस्तु से संबंधित सूचना को ढूंढ भी लिया, लेकिन हम उसे रिकॉल बस नहीं कर पा रहे हैं। तो रिकॉल न कर पाना यानी हमने, ये लग रहा है कि मुंह के अंदर है बस बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ माइंड में हम उस वर्ड को या उस सूचना को रिकॉल कर ले रहे हैं, लेकिन हम उसे कह नहीं पा रहे हैं, हम उसे शब्द नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को कहा जाता है TOT। तो यहाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्मृति में जब भी हमारी स्मृतियाँ बनती हैं तो उनमें किसी विषय वस्तु से संबंधित पहले तो इनकोडिंग की जाती है। इनकोडिंग विषय वस्तु की या सूचना की इनकोडिंग करने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं। स्टोर हम 2 स्टेप में करेंगे, शॉर्ट टाइम्स, लॉन्ग टाइम्स, कम समय के लिए, अधिक समय के लिए, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन भंडारण। तो यहाँ हमने जो भी स्टोर करके रखा है, चाहे शॉर्ट टाइम किया या लॉन्ग टाइम किया, इसको मैंने जो स्टोर करके रखा है, स्टोर करने के बाद जब हमें उससे संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता होती है तब हम उसका रिकॉल करते हैं। जब हम उसे रिकॉल करना शुरू करते हैं, रिट्रैवल करना शुरू करते हैं, यानी उन्हीं सूचनाओं को हम पुनः प्रकट करना चाह रहे हैं, इसकी अनुमति हम मानसिक तौर पे लेते हैं। और मानसिक तौर पे हम सूचनाओं को खोजते भी हैं मस्तिष्क में। ये जो खोजने में अगर हम समर्थ हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो ये स्मृति है। जब हम खोजने में समर्थ नहीं हो पाते, असफल होते हैं, तो ये हमारा विस्मरण या फॉरगेटिंग है। लेकिन ऐसी सूचनाएं जो हमारी मेमोरी में आ गई, अंदर फील हो रहा है, मानसिक रूप से हम उस सभी शब्द में फील कर रहे हैं, बट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी घटना को TOT कहा गया है। अब हम स्नायु के
स्मृति के स्नायविक आधार की बात करेंगे। यहाँ जो दैहिकी है, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत यहाँ कई प्रयोग किए गए हैं और कई तकनीकियाँ उसमें यूज की गई हैं, जिसमें छत उपागम, विद्युत दैहिकी उपागम या तकनीकी या जैव रासायनिक उपागम, कई उपागम का प्रयोग किया गया है। हम बात करते हैं यहाँ पर लेशन स्टडीज़ की, छत उपागम की। तो यहाँ जो कहा गया था आपको कि एनग्राम्स जो हमारे मस्तिष्क में किसी स्मृति और अधिगम के आधार होते हैं, बेस होते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारी स्पेसिफिक मेमोरी का स्पेस यही है। तो उसका जो ये बेस है वो छत उपागम के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो लेसन स्टडीज़ है इसमें जो पर्सन होता है उसको पहले कोई विषय वस्तु लर्न कराई जाती है। लर्न कराने के बाद नर्वस सिस्टम के किसी एक पार्ट को, पहले तो कोई विषय वस्तु पर्सन को लर्न कराई जाएगी, अधिगम कराया जाएगा। इसके बाद जो हमारी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के किसी स्पेसिफिक पार्ट को छत कर दिया जाता है, उसे लिस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद पर्सन का परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। यहाँ जो लर्न कराया गया था उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट के बीच की जो समय होती है वो कम या अधिक कुछ भी रखी जा सकती है। अब यहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है कि जिस दशा में प्राणी को छत किया गया था, पर्सन को छत किया गया था, उसका निष्पादन जो सामान्य रूप से नियंत्रित पर्सन है या प्राणी है उससे की जाती है। यानी यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। उसकी स्टडी दो लोग हैं, दोनों लोगों को किसी विषय वस्तु को लर्न कराया गया और लर्न कराने के बाद किसी एक पर्सन का जो नर्वस सिस्टम है उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट डैमेज कर दिया गया, लिस्ट कर दिया गया। अब जो नॉर्मल पर्सन है और जिसके ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट डैमेज किया गया है, उन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कराया जाएगा। इस कंपैरेटिव स्टडी से ये पता चल जाता है, क्योंकि जब ये कंपैरेटिव स्टडी कराई जाएगी तो दोनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आएंगे। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों की परफॉर्मेंस में, दोनों पर्सन की परफॉर्मेंस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये मान लिया जाता है कि स्मृति के भंडारण में उसी अंग का योगदान होगा। यानी जो उसको मैंने लर्न कराया वही वही उस सामने वाले को, दूसरे पर्सन को भी लर्न कराया गया, लेकिन एक पर्सन उसे रिकॉल कर पा रहा है और दूसरा पर्सन उसे रिकॉल करने में असमर्थ है। वह पर्सन रिकॉल करने में असमर्थ है जिसके नर्वस सिस्टम के किसी स्पेसिफिक पार्ट को डैमेज किया गया है। तो जब दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कराया जाता है तो इससे ये पता चल जाता है कि जो स्टोरेज में स्टोर किया गया है, मेमोरी में जिन विषय वस्तु को स्टोर किया गया है, उस पर जो इफेक्ट है वो नर्वस सिस्टम के उसी स्पेसिफिक पार्ट का है। तभी रिकॉल होने की संभावनाएं कम हो गई हैं या रिकॉल होने में ये बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ये तो बात हम लोग कर रहे थे लेशन स्टडीज़ की। नेक्स्ट आपके अब अगर मैं प्रमस्तिष्क की बात करूं, ब्रेन की बात करते हैं, और ब्रेन में अगर हम प्रमस्तिष्क की बात न करें, हिप्पोकैम्पस की बात न करें, तो मेमोरी की स्टडी ही अधूरी हो जाएगी। तो हम बात करें हैं प्रमस्तिष्क की। नर्वस सिस्टम के सभी भाग व्यक्ति के सभी व्यवहारों में समान रूप से भाग नहीं लेते। ये तो सबको पता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो लर्निंग के लिए हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट हैं जो मोटिवेशन के लिए हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट हैं जो आपकी परसेप्शन के लिए हैं। हर एक व्यवहार के लिए एक एक पार्ट फिक्स होता है और उसी के द्वारा उसकी क्रिया होती है। तो जो भी हमारी नर्वस सिस्टम है उसके सभी जो भाग हैं, जो सभी पार्ट हैं, वो समान रूप से भाग नहीं लेते हमारे सभी व्यवहारों में। यहाँ स्मृति मस्तिष्क के दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों से संबंधित होती है। यहाँ मैं आप लोगों को इससे पहले ब्रेन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में दो बड़ी दरारें होती हैं, फीसर ऑफ रोलैंडो और फीसर ऑफ सिल्वेसियस। फीसर ऑफ रोलैंडो और फीसर ऑफ सिल्वेसियस, ये दो जो बड़ी दरारें हैं वो हमारे ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। फीसर ऑफ रोलैंडो और फीसर ऑफ सिल्वेसियस हमारे ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। ये 4 पार्ट जो हैं आपके, पहला है डायंसफेलन, दूसरा है टैलेंसफेलन,
तीसरा है मेजेंसीफिलन और चौथा है माइंसफिलन। यही 4 पार्ट जो है आपके ब्रेन के 3 भाग बनाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, डायंसिफिलन और टेलेंसिफिलन जो है वो फोरब्रेन का पार्ट होता है। डायंसिफिलन टेलेंसिफिलन जो है आपके फोरब्रेन का पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का। मेजेंसिफिलन आपके मिड ब्रेन का पार्ट होता है और माइंसफिलन आपके हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। यहाँ मेजेंसिफिलन और माइंसफिलन मिलकर के ब्रेन स्ट्रीम बनाते हैं। डायंसिफिलन और टेलेंसिफिलन का जो पार्ट है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस हो जाता है। तो यहाँ जो इस ब्रेन के 2 गोलार्धों की, मैं टेम्पोरल दायां गोलार्ध और टेम्पोरल बायां गोलार्ध, इन दोनों की बात करूँगी यहाँ पे। तो प्रमस्तिष्क में जो दोनों गोलार्ध हैं हमारे, जो आपका टेम्पोरल बायां गोलार्ध और दाहिना टेम्पोरल गोलार्ध, इन दोनों गोलार्धों जो होते हैं वही हमारे स्मृति से संबंधित होते हैं। मीन्स की स्मृति मस्तिष्क के दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों से संबंधित है। स्मृति हमारे मस्तिष्क के दोनों प्रमस्तिष्कीय गोलार्धों से संबंधित होती है और यही दोनों गोलार्ध एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं। मानव में जो दायां और बायां गोलार्ध है, मानव में जो दायां और बायां गोलार्ध है वह एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं का संचालन करता है। भिन्न भिन्न क्रियाएं, यानी दायां गोलार्ध किसी दूसरी सूचना से संबंधित है तो बायां गोलार्ध हमारी किसी दूसरी सूचनाओं की स्मृति से संबंधित है। ये दोनों गोलार्ध अलग अलग स्मृतियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक दूसरे गोलार्ध की अगर हम बात करें तो जो दाहिना गोलार्ध होता है, जो दाहिना टेम्पोरल गोलार्ध है, वह मस्तिष्क के वाचिक स्मृतियों से संबंधित होता है या वाचिक अवधारणाओं से संबंधित होता है। यहाँ वाचिक अवधारणाओं की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वैसी विषय वस्तु जो शब्दों से संबंधित होती है, विषयों से संबंधित होती है, उनकी जो स्मृति होती है, जो शब्दों से संबंधित है और जो आपके विषयों से संबंधित होती है, उनकी जो स्मृति होती है वो हमारे दाएं गोलार्ध से संबंधित होती है। यानी दायां टेम्पोरल गोलार्ध जो होता है वो हमारे शब्दों से संबंधित है, जो विषय हैं उनसे संबंधित है। इन्हीं के आधार पर इनकी अवधारणा होती है। दूसरी तरफ जो बायां टेम्पोरल गोलार्ध होता है, मानव में जो बायां टेम्पोरल गोलार्ध होता है वो कालिक सूचनाओं से संबंधित होता है। कालिक इट मीन्स समय से संबंधित है और स्थान से संबंधित है। तो यहाँ समय और स्थान से जो सूचनाएं संबंधित होती हैं, समय और स्थान से जो संबंधित सूचनाओं की स्मृति होती है वो बाएं गोलार्ध से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान यही रखना है, यहाँ पर आपको बस ध्यान यही रखना है कि दायां जो गोलार्ध है वो शाब्दिक विषयों से संबंधित स्मृतियों का स्टोरेज करता है। दूसरी तरफ जो हमारा बायां गोलार्ध है, दूसरी तरफ जो हमारा बायां गोलार्ध है वो आपके समय से संबंधित और स्थान से संबंधित स्मृतियों की प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि कहीं अगर गलती से दाहिने गोलार्ध में, दाहिने टेम्पोरल गोलार्ध में अगर चोट आ जाती है या डैमेजेशन होती है तो वैसी कंडीशन में हमारे शब्दों और विषयों से संबंधित जो स्मृतियाँ होती हैं उनकी क्षति होती है, वो नुकसान होती है। मीन्स कि हम उससे संबंधित दाएं गोलार्ध से जो संबंधित सूचनाएं हैं हम उनका रिट्रैवल नहीं कर पाते, हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पाते। दूसरी तरफ बाएं गोलार्ध में अगर चोट लगती है या डैमेजेशन होती है या उसका कोई बाएं गोलार्ध का टेम्पोरल गोलार्ध का कोई पार्ट अगर डैमेज होता है तो हम स्थानगत जो सूचनाएं हैं, जो स्मृतियां हैं, जो समय से संबंधित स्मृतियां हैं, इनसे संबंधित जो स्मृतियां होती हैं उनका रिकॉल हम नहीं कर पाते, यानी वो स्मृतियां हमारी बाधित होती हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि साइकोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया था इन गोलार्धों से संबंधित, साइकोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया इन गोलार्धों से संबंधित, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि जब दाहिनी गोलार्ध को, जो हमारी शब्दों और विषयों से संबंधित होती हैं, ऐसे गोलार्ध को जब क्षत कर दिया जाता है, लेसन स्टडी उस पर की जाती है या उसे डैमेज कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में
शब्दों से संबंधित और ये विषयों से संबंधित जो स्मृतियाँ होती हैं उनके प्रोसेसिंग में बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, उनका रिकॉल भी नहीं हो पाता अगर लर्न करा दिया गया है तो। लेकिन जो बाएं गोलार्ध से संबंधित स्थानगत और समयगत जो स्मृतियाँ होती हैं उनकी प्रोसेसिंग होती रहती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, दाहिने टेम्पोरल गोलार्ध में अगर हम छत कर देते हैं तो उस स्थिति में जो शब्दों से संबंधित वाचिक स्मृतियाँ होती हैं उनकी अवधारणाएं सही होती हैं, उनका रिकॉल भी हो जाता है। लेकिन जो हमारी बाएं गोलार्ध की सूचनाएं हैं, स्थानगत सूचनाएं हैं, जो समयगत सूचनाएं हैं, वो अप्रभावित रहती हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हमको ये पता चल गया कि दाहिना गोलार्ध मूल रूप से शब्दों से संबंधित होता है, विषयों से संबंधित सूचनाओं की स्मृति बना के रखता है। दूसरी तरफ जब हम बाएं टेम्पोरल गोलार्ध में जब हम चोट पहुंचाते हैं या इसकी क्षति करते हैं, लेसन स्टडी करते हैं, तो उस स्थिति में जो स्थानगत सूचनाएं हैं, जो समय संबंधी सूचनाएं हैं, उनकी स्मृतियों की प्रोसेसिंग होती रहती है। समयगत जो है और जो स्थानगत सूचनाएं होती हैं उनकी प्रोसेसिंग मेमोरी में होती रहती है। लेकिन अगर हम बाएं गोलार्ध को छत करते हैं तो स्थान और समय से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो प्रभावित हो रही हैं, उनकी प्रोसेसिंग रुक रही है, उनमें बाधा पहुंच रही है। लेकिन दाहिना जो गोलार्ध है हमारा, उनकी वाचिक संकृतियों में किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग की में रुकावट नहीं हो पा रही है। यहाँ रिसर्च में ये पाया गया कि हमारा जो दाहिना गोलार्ध है, दाहिना टेम्पोरल गोलार्ध है, उसमें जो वाचिक शब्दों से संबंधित स्मृतियाँ हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है और बाएं गोलार्ध में समय और स्थान से संबंधित सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है। यदि दाहिने गोलार्ध में चोट आती है तो उस स्थिति में वाचिक जो शब्दों से संबंधित स्मृतियां हैं उनकी प्रोसेसिंग रुक जाती है, उसमें व्यक्ति को रिकॉल करने में परेशानी का अनुभव होता है। लेकिन बाएं गोलार्ध से संबंधित जो समय और स्थानगत सूचनाएं होती हैं उनकी प्रोसेसिंग भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका रिकॉल भी होता है और उनकी प्रोसेसिंग भी होती है। दूसरी तरफ जब बाएं गोलार्ध में चोट आती है तो उस स्थिति में समय और स्थान से संबंधित जो आपकी सूचनाएं होती हैं उनकी प्रोसेसिंग रुक जाती है, उनके रिकॉल रुक जाते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन दाहिने टेम्पोरल गोलार्ध की जो वाचिक स्मृतियाँ होती हैं उनमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे ये पता चल जाता है कि दोनों गोलार्ध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों गोलार्ध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ वो क्रिया भी करते हैं। दोनों गोलार्ध एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन दोनों गोलार्धों का जो कार्य है वो सेपरेट है, वो अलग अलग। वो एक गोलार्ध शब्दों से संबंधित सूचनाओं की प्रोसेसिंग कर रहा है, दूसरा गोलार्ध समय और स्थान से संबंधित सूचनाओं की प्रोसेसिंग कर रहा है। लेकिन स्मृति के लिए इन दोनों गोलार्धों का महत्व बराबर बराबर है। क्लियर है? यहाँ प्रमस्तिष्क की जो स्नायु तंत्र है, मस्तिष्क की मैं बात कर रही थी, इसमें जो स्नायु तंत्र है वो पूर्ण रूप से दोनों गोलार्धों से ही संबंधित होते हैं और दोनों गोलार्ध अपने अपने सूचनाओं की प्रोसेसिंग भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन एक गोलार्ध का प्रभाव दूसरे गोलार्ध पर और दूसरे गोलार्ध का प्रभाव पहले गोलार्ध पे डैमेज होने के बाद कम पड़ता है। अब हम संहति क्रिया नियम या सक्षमता के नियम की अगर बात करें तो ये संहति क्रिया नियम और क्षमता नियम ये स्पष्ट करता है कि स्मृति के संपूर्ण प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स, स्मृति में संपूर्ण प्रमस्तिष्कीय जो कॉर्टेक्स हैं उनका समान रूप से महत्व होता है। और अगर हम इसमें हिप्पोकैम्पस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस, स्मृति की बात हो और हिप्पोकैम्पस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी स्मृति पूर्ण रूप से हिप्पोकैम्पस से ही आधारित होती है। हमारे पश्चवर्ती स्मृति लोब, अग्रवर्ती स्मृति लोब, स्मृति में किसी प्रकार की
असामान्यता, ये सभी कुछ आपके हिप्पोकैम्पस से ही संबंधित होता है। स्मृति के संदर्भ में उपकॉर्टेक्स के जो विभिन्न क्षेत्रों में हिप्पोकैम्पस है, विभिन्न क्षेत्रों में हिप्पोकैम्पस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ अगर हिप्पोकैम्पस की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं वो हिप्पोकैम्पस के अध्ययन में ख़ास तौर से उन्होंने रुचि रखते हैं। और मिलनर 1971-1970 ने अपने स्टडी पे ये दिखाया भी कि मस्तिष्क जो हिप्पोकैम्पस है अगर अलग कर देते हैं, मस्तिष्क से अगर हम हिप्पोकैम्पस को अलग कर देते हैं तो स्मृति में अनेक प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में अनेक प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ द्विपार्श्विक टेम्पोरल गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टडी किया और द्विपार्श्विक टेम्पोरल गोलार्ध का विच्छेदन कर दिया। द्विपार्श्विक गोलार्ध का टेम्पोरल जो गोलार्ध है उसका उन्होंने विच्छेदन कर दिया और अपनी स्टडी में उन्होंने देखा कि जो इस रोगी की स्मृति थी, पर्सन की स्मृति थी, जब हम उसको देखना शुरू किए, इसका परीक्षण करना शुरू किए तो काफ़ी प्रभावित हुई। और ये इस ढंग की प्रभावित हुई कि बाद में किसी दूसरी विषय वस्तु से संबंधित जो स्मृतियाँ थी उनका भी प्रभाव उस पर दिखाई नहीं दे रहा था। हिप्पोकैम्पस की ही तरह जो थैलेमस है, थैलेमस का पृष्ठ मध्यवर्ती नाभिक है आपके ब्रेन का, मैं यहाँ फोर ब्रेन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ थैलेमस का जो पृष्ठ मध्यवर्ती नाभिक है वो भी हिप्पोकैम्पस की ही तरह है, वो भी हिप्पोकैम्पस की ही तरह निश्चित रूप में मानव के स्मृति दोषों का जो है विश्लेषण करता है। यहाँ टेम्पोरल गोलार्ध जो आपका विच्छेदित किया जाता है, टेम्पोरल गोलार्ध के जो प्रभाव है वो भी अल्कोहलिज्म पर्सन पे या वर्निकी कॉर्सैकॉफ जो आपका लक्षण समूह है, सिंड्रोम्स है, उस पर भी प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि हिप्पोकैम्पस की ही तरह थैलेमस का जो निश्चित नाभिक है उसमें भी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि मानव जो स्मृति है उसके दोषों में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उसमें थैलेमस का पृष्ठ मध्यवर्ती नाभिक भी इन्वॉल्व होता है। अगर हम थैलेमस के पृष्ठ मध्यवर्ती नाभिक को क्षत पहुंचाएं या क्षति कर दें तो उसका भी प्रभाव स्मृति पर उतना ही पड़ता है जितना कि हिप्पोकैम्पस का, लगभग। यहाँ टेम्पोरल अगर गोलार्ध की विच्छेदन की बात करें, टेम्पोरल गोलार्ध की अगर विच्छेदन की बात करें तो इसके विच्छेदन से भी कॉर्सैकॉफ लक्षण समूह जो एक प्रकार का डिजीज है, वर्निकी कॉर्सैकॉफ लक्षण समूह, वर्निकी कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम, ये जो है आपका वो भी स्मृति की न्यूनताएं मानव रोगियों में उत्पन्न हो जाती हैं। यानी अगर टेम्पोरल गोलार्ध को मानव में अगर टेम्पोरल गोलार्ध को डैमेज किया जा रहा है तो वैसी कंडीशन में वर्निकी कॉर्सैकॉफ जो सिंड्रोम है वो पर्सन में उत्पन्न हो जाता है, जो अल्कोहल से भी उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ जो ऐसी न्यूनताएं होती हैं जो टेम्पोरल गोलार्ध में विच्छेदन के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, ये जो दीर्घकालिक भंडारण है, जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले इसकी बात की थी कि हम स्मृतियों का जो स्टोर है इनकोडिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो स्टोरेज हमारा दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है कम समय के लिए अल्पकालीन स्टोरेज, जो दूसरा है आपका दीर्घकालीन स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है उसमें संतनन की में से संबंधित जो विकृतियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वर्निकी कॉर्सैकॉफ जो सिंड्रोम है वो पर्सन के ब्रेन के थैलेमस के पृष्ठ मध्यवर्ती नाभिक से संबंधित होता है, पर्सन के पृष्ठ मध्यवर्ती नाभिक से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ अब हम आगे बात करेंगे विद्युतीय दैहिक उपागम की। यहाँ मस्तिष्क के जो दैहिक उपागम है जिसके आधार पे हम स्मृति की बात करते हैं, उसके आधार पे हम स्मृति को में जो असामान्यताएं उत्पन्न हो रही हैं
जो हमारी स्मृतियाँ काफ़ी अच्छी हो रही हैं, तो उस पर क्या हमारे विद्युतीय शॉक का, हमारे इलेक्ट्रिक शॉक का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी मनोवैज्ञानिकों ने किया। तो यहाँ हम आपको बता दें, जो मस्तिष्क को प्राप्त होने वाला अनुभव है, जो मस्तिष्क को प्राप्त होने वाला कोई अनुभव है, उसकी कोशिकाओं में कुछ निश्चित प्रकार के विद्युतीय परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, जो विद्युतीय दैहिक उपागम है, विद्युतीय दैहिक अप्रोच के अंतर्गत यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया और यह पाया कि मस्तिष्क को प्राप्त होने वाला जो अनुभव है, उसकी कोशिकाओं में कुछ निश्चित प्रकार के विद्युतीय परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। किसकी कोशिकाओं में? यहाँ बात हम लोग नर्वस सिस्टम में करेंगे तो न्यूरॉन की ही करेंगे। यानी व्यक्ति को जो कुछ अनुभूत हो रहा है, जो कुछ अनुभव हो रहा है, वह कुछ निश्चित प्रकार के जो विद्युतीय परिवर्तन है, जो नर्व सिंपल्स हैं, उसमें भी परिवर्तन कर देता है। ठीक है, यह परिवर्तन जो होता है वो मस्तिष्क, ये जो परिवर्तन है वो उद्दीपक के समाप्त हो जाने के बाद भी, ये परिवर्तन आपका जो हो रहा है वो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स में आपको मैंने बताया था कि नर्व सिंपल्स जब भी चलते हैं तो चलने की कुछ देर तक हमारे जो इम्पल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं, धीरे 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 पोलराइजेशन स्टेज में आते हैं। तो यहाँ जो परिवर्तन है वो समाप्त होने के बाद भी, यानी स्टिमुलस हट गया, स्मृति से सूचनाएं में परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति के अनुभव में परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन समाप्त, उद्दीपक में परिवर्तन समाप्त होने के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी कुछ समय तक बना होता है। यहीं से आपकी एलटीपी बनती है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की मैंने बात की थी। तो यहीं पर आपकी एलटीपी बन रही है कि स्टिमुलस सामने आया, हमें उसकी अनुभूति हुई, नर्व सिंपल्स स्टार्ट हो गए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट को पार करते हुए दोनों न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाला न्यूरॉन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वाला न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। वो सूचनाओं को देने के लिए एक्टिव है, वो सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए एक्टिव है। इसी कंडीशन में आपका एलटीपी बनता है। और ये एलटीपी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है वो आपका काफ़ी देर तक बना हुआ रहता है, अगर लगातार सूचनाओं का प्रोसेसिंग हो रही है तो। मैं यही बात यहाँ भी कहना चाह रही हूँ कि जब व्यक्ति के सामने कोई विषय वस्तु आती है, किसी विषय वस्तु की हमें अनुभूति हो रही होती है, तो उस स्थिति में जब हम सूचनाओं की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो नर्व सिंपल्स हैं वो जाने लगते हैं। जो ये नर्व सिंपल्स जाने शुरू हो गए तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए, तो यहाँ पर पहले न्यूरॉन्स की जो पहला न्यूरॉन है जो सूचनाओं का प्रोसेसिंग कर रहा है दूसरे न्यूरॉन पे, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट को उसको पार करना होगा। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के उस पार जो दूसरा न्यूरॉन है वो ग्रहण करने के लिए तत्पर है। तो दोनों न्यूरॉन जब एक्टिव हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी एक्टिव हुए और सूचनाओं की प्रोसेसिंग हो गई। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो सूचनाएं होती हैं स्मृति की वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर के जहाँ जहाँ पे क्लेफ्ट होते हैं वहीं वहीं पर वो कलेक्ट होती हैं। तो यहाँ ये जो सूचनाएं आपके मस्तिष्क में जा रही हैं, ये एलटीपी के कारण, एलटीपी के कारण, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के कारण ये सूचनाएं आपकी वहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं, स्मृति में बनी हुई हैं। विद्युतीय परिवर्तन के बाद जो यहाँ विद्युतीय परिवर्तन दिया गया, अनुभव हुआ पर्सन को, क्योंकि विद्युतीय परिवर्तन जब उत्पन्न होता है कुछ अनुभव होंगे, कोशिकाओं में निश्चित प्रकार का विद्युतीय परिवर्तन उत्पन्न होगा। ये परिवर्तन जब उद्दीपन समाप्त हो जाने के बाद, जो उद्दीपक है उसको हटा दिया जाए, उद्दीपन को समाप्त कर दिया जाए, उसके कुछ समय तक बना रहता है। तो ये उसके कुछ समय तक इसीलिए बना रहता है क्योंकि वहाँ पर एलटीपी उत्पन्न हो जाती है और आपकी एलटीपी 1 घंटे से लेकर कभी कभी 1 हफ्ते तक कुछ समय तक बनी हुई होती है, लगातार अगर उसकी सूचनाओं की प्रोसेसिंग की जा रही है तो जब वो कुछ समय तक बना हुआ होता है तो पर्सन को ये अनुभव होता है कि पुनरावृत्ति के बढ़ने के साथ साथ अस्थायी होकर के वो स्मृति का दैहिक आधार बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे, यहाँ जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं सूचनाओं की, एलटीपी उत्पन्न हो गई, अब हम उन्हीं अनुभवों को बार बार रिहर्सल कर रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिपीट 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 फाइनली रिपीट। तो कितनी बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने का मतलब रिहर्सल कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिहर्सल ये हमारा हो रहा है,
ये रिहर्सल जब लगातार होने लगता है तो जो सूचनाएं होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म्स शॉर्ट टर्म्स जो स्टोरेज होती हैं उनसे वो ट्रांसफ़र होकर के लॉन्ग टर्म्स स्टोरेज में चली जाती हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म्स आपके स्टोरेज होते हैं उनमें जब सूचनाएं चली जाती हैं तो वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे बनी रहती हैं। और क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे जब इसकी सूचनाओं की प्रोसेसिंग हो रही थी तो वहाँ पर एलटीपी उत्पन्न हो गया था। मेरी बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? बस आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि जब भी हम सूचनाओं की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे जब सूचनाओं का प्रोसेस करते हैं तो कुछ निश्चित प्रकार के जो विद्युतीय परिवर्तन हैं हमारे मस्तिष्क में होने लगते हैं। मस्तिष्क में स्पेसिफिक मैं नर्वस सिस्टम की बात करी हूँ, न्यूरॉन्स में। तो न्यूरॉन्स में ये जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, यह परिवर्तन उद्दीपक के समाप्त हो जाने के बाद भी बना रहता है और कुछ समय तक बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो अब हम लोग नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक न्यूरॉन के पास चलते हैं। तो न्यूरॉन में एक सूचना का दूसरी सूचना पे जब संचरण होता है, जब प्रोसेसिंग होती है, तो मैं इसमें मैंने बताया भी था कि दो न्यूरॉन्स कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं होते, उनके बीच में जगह होती है, सिनेप्सिस या सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे बने हुए होते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के इस पार का न्यूरॉन जब सूचनाओं की प्रोसेसिंग कर रहा होता है और उस पार का जो न्यूरॉन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दूसरी तरफ का जो न्यूरॉन है, वो सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए तत्पर है। दोनों न्यूरॉन जो है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दोनों तरफ के जो न्यूरॉन हैं एक साथ एक्टिव होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर से होती हुई सूचनाओं की प्रोसेसिंग हो जाती है। इस कंडीशन में एलटीपी उत्पन्न हो जाता है। इस सिचुएशन में एलटीपी उत्पन्न, लॉन्ग टर्म्स पोटेंशियल वहीं पे उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ जब लॉन्ग टर्म्स पोटेंशियल एलटीपी आपकी उत्पन्न हो गई तो उस कंडीशन में, एलटीपी उत्पन्न होने की कंडीशन में, आपके सामने से सूचनाओं को जब हटा भी दिया जाता है तब भी कुछ समय तक ये सूचनाएं आपकी प्रोसेसिंग में बनी रहती हैं और ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है कि वो उसकी रिपीटिशन कर रहा है, बार बार उसे रिपीट कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है माइंड में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क में उसकी रिहर्सल चल रही है। इस रिहर्सल से क्या होता है कि जो लॉन्ग टाइम्स आपके स्टोरेज होते हैं, जो विषय वस्तु आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म्स स्टोरेज में थी, वो रिहर्सल के दौरान लॉन्ग टर्म्स में आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। और इस सिचुएशन में जब आपकी सूचनाएं शॉर्ट टर्म्स से लॉन्ग टर्म्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं तो वैसी सूचनाओं की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी दिनों तक व्यक्ति के मस्तिष्क में बनी हुई होती है। ऐसे जो विद्युतीय परिवर्तन होते हैं, यहाँ विद्युतीय परिवर्तन की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ आवेगों का संचरण जो हो रहा है आपके न्यूरॉन में, तो उस न्यूरॉन में जो आवेगों का नर्व सिंपल्स जो संचरित हो रहे हैं उनका जब हम आलेखन करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपकी कैसे होती है, इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग होती है, उसमें भी ये पाया गया कि जिन सूचनाओं की प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ एलटीपी उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग में ये पाया गया एलटीपी उत्पन्न हो रहा है और एलटीपी के दौरान ही इसमें संतरण और दृढ़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्मृति काफ़ी सुदृढ़ हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है।